बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जमील फ्रॉम दाऊद कॉलेज पाकपतन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने पहले लेक्चर के अंदर कंप्लीट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था। फिर दूसरे लेक्चर के अंदर हमने एसेट्स के ऊपर कम्प्रीहेंसिवली उसको डिस्कस किया था, उसके काइंड्स, उसकी क्लासिफिकेशन डिटेल के साथ, और उसके बाद हमने उसके डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग 4 पिलर्स पर खड़ी होती है, यानी इन 4 पिलर्स को, 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स को जब आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में कामयाब होते हैं तो काउंटिंग की बेस आपकी बन जाती है। तो पहली टर्म जो इम्पोर्टेंट टर्म एसेट, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट टर्म नंबर 2 लाइबिलिटीज़, जिसको उर्दू में हम बोलते हैं ज़िम्मेदारियाँ, इसको हम कम्प्रीहेंसिवली डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और आपके कंसेप्ट्स होपफुली इंशाल्लाह कवर होंगे इसके अंदर। तो टॉपिक है जी आज का हमारा लाइबिलिटीज़ को उर्दू मीनिंग इसके ज़िम्मेदारियाँ। तो प्रीवियसली हमने कहा था कि इसमें 4 इंपॉर्टेंट टर्म हमने उठाई थी। एसेट्स, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लाइबिलिटीज़, जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारी 2 और टर्म इनकम और एक्सपेंसेस के ऊपर नेक्स्ट, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो इनकम और एक्सपेंस के ऊपर आएगा। तो लाइबिलिटीज़, सबसे पहले हमें पता हो कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ उर्दू में ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये बात पढ़ी थी कि हमने यहाँ पे जो बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था, बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर हमने ओनर को और बिज़नेस को हमने सेपरेट आइडेंटिफिकेशन दी थी। दोनों को सेपरेट हमने डिस्कस किया था। हमने ये उस कंसेप्ट के लिहाज से ये पढ़ा था कि जो काउंटिंग हम करेंगे वो बिज़नेस की करेंगे, जो काउंट्स मेंटेन होने हैं वो बिज़नेस के मेंटेन होने हैं, ना कि ओनर के। तो उस कंसेप्ट को ज़हन में रखते हुए यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ का मतलब होगा, जो लाइबिलिटीज़ बिज़नेस के ऊपर ड्यू हैं, बिज़नेस के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं, उसको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जिसके अंदर आज आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ओनर के पैसे जो आते हैं, ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो फिर क्या होता है। ये सारी कंसेप्ट हमारे इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन में ऑल दी डेट्स, वो तमाम डेट्स ड्यू बाय अ बिजनेस, जो एक बिजनेस के ऊपर ड्यू होते हैं, टू इट्स प्रोप्राइटर्स, उसके अपने मालिकान की वजह से, के लिए, एंड अदर्स, और दूसरे आउटसाइडर्स के लिए, बाहर के लोगों के लिए, एंड अदर्स आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। यानी हम कह सकते हैं कि बिजनेस के ऊपर जो ड्यू डेट्स हैं ओनर की तरफ से, प्रोप्राइटर की तरफ से, और अदर बैंक लोन एंड ईटीसी मुख्तलिफ बाहर के लोगों की तरफ से बिजनेस के ऊपर जो डेट्स हैं, क्लेम है, उसको हम नाम देते हैं लाइबिलिटीज़ का। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे लोन है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर की मैंने जब फर्स्ट लेक्चर हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने क्रेडिटर को डिटेल से डिस्कस किया था। एंड बिल पेएबल, ये चीज़ें भी हम उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर ये सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइबिलिटीज़। लेकिन अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह से हम इसको करेंगे। एक होंगी इंटरनल लाइबिलिटीज़ और दूसरी होंगी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन में जिस तरह से एसेट को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था, 2 क्लासिफिकेशन, रियल और फिक्टिशियस, तो लाइबिलिटी जो है ये भी 2 हिस्सों में तकसीम हुई, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो अब इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? इंटरनल लाइबिलिटीज़, जैसे कि लफ्ज़ इंटरनल का लफ्ज़ यहाँ पे, जब आप यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर आप इसको डील करेंगे और साथ स्पेशली साथ जब लाइबिलिटीज़ के, तो इसका मतलब बिज़नेस और ओनर के दरमियान में जो भी क्लेम्स हैं, ओनर के जो बिज़नेस के ऊपर क्लेम है, यानी अब बिज़नेस किसका है? ओनर का, जारी बात। तो ओनर का और बिज़नेस का जो लेन देन है उसको हम नाम देंगे इंटरनल लाइबिलिटीज़। यानी बिज़नेस के ओनर ने बिज़नेस को पैसा दिया है
तो वो उसकी बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी है, अपने मालिक को इसका रिवार्ड देना है उसने, अपने ओनर को, अपने प्रोप्राइटर को। तो क्लासिफिकेशन में पहली लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी, द टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स, यानी डेट्स की वो टोटल अमाउंट पेएबल बाय अ बिजनेस, जो एक बिजनेस ने पे करनी होती है टू इट्स ओनर, अपने ही ओनर को, अपने बिजनेस के ओनर को, इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। इसके अंदर ओनर इक्विटी का वर्ड, हमने ओनर इक्विटी को इंपॉर्टेंट टर्म लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस किया था। ओनर इक्विटी, इसको हम कैपिटल भी कहते थे। एंड रिजर्व्स, टैक्सेशन, इस तरह की जो जिसका लिंक, यानी वो पैसा जो कारोबार, यानी वो क्लेम जो मालिक का अपने बिजनेस के ऊपर है और बिजनेस ने उसका बिजनेस के ऊपर क्लेम मालिक की वजह से है, वो इंटरनल लाइबिलिटी के तौर पे जाना जाएगा। दूसरी काइंड हमने पढ़ी थी जी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को आप ये भी कह सकते हैं कि मालिक से हटकर जो भी बिजनेस के ऊपर क्लेम्स हैं वो एक्सटर्नल में आएंगे। जैसा कि मालिक का क्लेम क्या है, कैपिटल की शक्ल में उसने पैसा दिया हुआ है, रिजर्व्स की शक्ल में उसका बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ है, ड्यू है, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो ये बिजनेस के ऊपर क्लेम है अपने मालिक का। तो एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर के दूसरे लोगों की जो लाइबिलिटीज़ बिजनेस के ऊपर जो लाइबिलिटी दूसरों आउटसाइडर्स की है, उसको हम एक्सटर्नल का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे हमने बैंक से लोन ले लिया, हम तो बिजनेस ने लोन लिया है, तो बैंक लोन लिया, तो लोन जो है वो बिजनेस के ऊपर एक क्लेम है, लेकिन वो मालिक का नहीं है, बाहर बैंक है, तो बैंक आउटसाइडर तस्वर किया जाएगा। ऐसे ही मिसाल के तौर पे बिजनेस ने उधार परचेजेस कर ली, तो जब बिजनेस ने उधार परचेजेस की, उधार चीज़ें खरीदी, तो इसका मतलब इन फ्यूचर पेमेंट करनी, जैसा कि हम लेक्चर नंबर 1 में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो पेमेंट बिजनेस ने करनी है आउटसाइडर को, तो ये भी बिजनेस की एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन ऑल द डेट्स पेएबल बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस ने पे करने होते हैं टू द आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों को, अदर देन ओनर के अलावा, आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी का नाम देंगे। क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी काइंड्स हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की। होपफुली क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट आपको। तो ये वो बेसिक्स हैं जो ज़रूरी हैं हमको जानना अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को हम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, उसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में ले जाएंगे जी। नंबर 1 फिक्स लाइबिलिटीज़ और नंबर 2 करंट लाइबिलिटीज़। यानी जिस तरीके से वो फिक्स एसेट और करंट एसेट थे, इसी तरीके से फिक्स लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हैं, उनको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक फिक्स लाइबिलिटी, इसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ मीन इसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसको अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। फिक्स लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? फिक्स लाइबिलिटीज, द लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो बिजनेस के ऊपर वो क्लेम, बिजनेस की वो जिम्मेदारी जो बिजनेस ने एक लंबे अरसे के बाद पे करनी है। तो लंबा अरसा यहाँ पे टेक्निकली जैसा कि टिपिकली हमने कहा था कि उसमें 1 ईयर, यानी आप कह सकते हैं 1 साल बाद। 1 साल से पहले होंगी तो वो फिक्स में नहीं आएंगी, 1 साल बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो मिनिमम पीरियड उसका 1 ईयर से ज़्यादा होना ज़रूरी है, देन वो फिक्स लाइबिलिटी के अंदर आएंगी। द लाइबिलिटीज़ विच आर पेएबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फिक्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इसको फिक्स लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने इसमें लिखा है जी, डिवेंचर्स होते हैं, लोन और मोर्टगेज वगैरह वगैरह। तो परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने जस्ट एक दफ़ा अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब भी आप प्रॉपर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जब आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी, आपको इसके रूल्स का पता होगा, तो आपके गलती के जो चांसेस हैं डेबिट क्रेडिट में जाकर, जर्नल एंट्रीज में जाकर, क्वेश्चंस में जाकर, कंप्रीहेंसिवली जब हम इसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपके एरर के चांसेस इंशाल्लाह मिनिमम हो जाएंगे, अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। फिक्स लाइबिलिटीज़ की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद है करंट लाइबिलिटीज़। तो जैसा कि फिक्स में हमने पढ़ा कि लॉन्ग पीरियड के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद बिजनेस ने पे करनी है, वो फिक्स है। तो जो विद इन शॉर्ट पीरियड करंट लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, तो शॉर्ट टर्म का मतलब जिसको हमने जल्दी पे करना है, तो जल्दी का मतलब यहाँ से विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल से एक्सटेंड हो गया तो वो लॉन्ग में चला जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर है तो वो करंट लाइबिलिटीज़ तस्वर की जाएंगी।
द डेट्स विच आर पेएबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड करंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जिसको हमने शॉर्ट टाइम में पे करना होता है, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह। तो ये थी जी करंट लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की दो किस्में, फिक्स और करंट। फिक्स को हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने करंट को डिस्कस किया। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं डेफिनेशंस। तो इसके बाद जी हम करंट लाइबिलिटीज़ को मज़ीद आगे दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में दो तरह की लाइबिलिटीज़ आएंगी, एक कहलाएंगी डेफर्ड लाइबिलिटीज़ और दूसरी लिक्विड और क्विक लाइबिलिटीज़। मीन करंट लाइबिलिटी को मज़ीद दो हिस्सों में हम तकसीम कर रहे हैं। मज़ीद उसकी क्लासिफिकेशन दो तरह की बनती है, डेफर्ड एंड लिक्विड और करंट, लिक्विड और क्विक। अब हम इनको डिस्कस करते हैं जी। डेफर्ड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? द डेट्स विच आर पेएबल इन द कोर्स ऑफ लेस देन 1 ईयर, यानी वो डेट्स जिनको, क्योंकि करंट लाइबिलिटी की ये किस्म है, तो करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि जो हमने विद इन 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर अंदर हमने जिसकी पेमेंट करनी है, बिजनेस, हमसे मुराद यहाँ बिजनेस नहीं, वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। तो करंट लाइबिलिटी को मजीद दो हिस्सों में, मजीद उसकी क्लासिफिकेशन में दो तरह की लाइबिलिटीज़ आई, डेफर्ड लाइबिलिटीज़, यानी डेफर्ड लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटी का असूल फॉलो करते हुए जिसको हमने 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना है, बट मोर देन 1 मंथ, लेकिन इसको 1 महीना ज़्यादा, यानी मीन मतलब ये बनता है इसका कि ऐसे पैसे जो हमने आज जो भी डेट है इसके 1 महीने के बाद उसकी पेमेंट स्टार्ट होनी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, बट 1 साल से पहले पहले। लेकिन अभी 1 महीना इसके लिए हमारे पास टाइम है, 1 महीना अभी इसकी हमने पेमेंट नहीं करनी, यानी 1 महीने की ड्यू टाइम हमारे पास है अभी इसका। तो दीज आर कॉल्ड डेफर्ड लाइबिलिटीज़, ऐसी जिम्मेदारियां जो बिजनेस ने, ऐसी पेमेंट्स जो करनी है लेकिन आफ्टर 1 मंथ बट बिफोर 1 ईयर, यानी 12 मंथ से पहले और 1 महीने के बाद जिनका पीरियड बनेगा वो डेफर्ड लाइबिलिटीज़ कहलाएंगे। दूसरी हमने इसमें पढ़ी जी लिक्विड और क्विक लाइबिलिटीज़। तो हमने एक बात यहाँ पे रखी कि जिसकी 1 महीने बाद पेमेंट करनी है डेफर्ड लाइबिलिटीज़ में, और 12 महीनों से पहले पहले, 1 साल से पहले पहले। तो इसमें एक ही रह गया कि 1 महीने से पहले जो पेमेंट्स होंगी, यानी कि इसी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर से ही जिनकी पेमेंट हमने पहले मंथ के, यानी जिसके बाद हमारे पास मैक्सिमम उसको पे करने के लिए 1 महीना है, या 20 डेज़ हैं, या 25 डेज़ हैं, 29 डेज़ हैं, 15 डेज़ हैं, इनकी पेमेंट हमने इस विद इन 1 मंथ करनी है, तो वो हमारी लिक्विड या क्विक लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी, जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म एडवांस या शॉर्ट टर्म कोई पेमेंट वगैरह कर देते हैं। तो उस रिसीविंग जिसकी जब हम करेंगे विद इन अ मंथ, 1 महीने में, 1 महीने से पहले पहले। तो ये थी जी लिक्विड और क्विक लाइबिलिटीज़। इसके बाद आखिरी है जी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। ये एक अदर किस्म है बिसाइड द अबव। ये ऊपर हमने जो पढ़ी हैं फिक्स, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर हमने एक्सटर्नल की मज़ीद दो किस्में फिक्स और करंट, फिर हमने करंट की मज़ीद दो किस्में पढ़ी जिसमें डेफर्ड और लिक्विड या क्विक लाइबिलिटीज़ थी। तो ये आखिरी काइंड है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। ये नॉर्मली कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बिसाइड द अबव जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा है देयर इज़ एन अदर टाइप ऑफ लाइबिलिटी। ये एक और टाइप है लाइबिलिटी की विच इज़ नोन एज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, जिसको हम नाम देते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का। इट इज़ वन, ये वो है विच इज़ नॉट अ लाइबिलिटी एट प्रेजेंट, जो आज लाइबिलिटी नहीं है, प्रेजेंट इस वक्त लाइबिलिटी नहीं है, बट विच मे आर मे नॉट बिकम अ लाइबिलिटी इन फ्यूचर, जो कि इन फ्यूचर आने वाले वक्त में लाइबिलिटी बन भी सकती है और लाइबिलिटी नहीं भी बन सकती। तो इट डिपेंड्स अपॉन सर्टन फ्यूचर इवेंट। ये जब फ्यूचर टाइम आएगा तब इसको देखा जाएगा कि ये हमारी लाइबिलिटी बनती है या लाइबिलिटी नहीं बनती, लेकिन बिजनेस के अंदर हम इसको रिकॉर्ड नोट के तौर पे ले लेते हैं। तो ये है क्या जी, ये हमने थोड़ा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे सपोज फर्ज करें द बायर ऑफ अ गुड्स, बायर ऑफ गुड्स, चीज़ें, बायर ने चीज़ें बेची जिसने, जिसको हम बायर्स का मतलब ख़रीदने वाले को हम बायर कहते हैं। फाइल्ड अ सूट, उसने एक सूट किया इन द कोर्ट, कोर्ट में, अगेंस्ट द सेलर, सेलर के लिए, बेचने वाले के अगेंस्ट, क्लेमिंग
डैमेज ऑफ रुपीज़ 10,000 जिसमें वो क्लेम कर रहा है कि 10,000 डैमेजिंग है मेरी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, को कॉन्ट्रैक्ट उसने ब्रीच किया है, तोड़ा है। मतमीन ये है कि ख़रीदने वाले ने बेचने वाले के ऊपर कोर्ट के अंदर एक सूट किया जिसमें उसने कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था, इसके मुताबिक मुझे इतना 10,000 का लॉस हुआ है। तो वो सूट कर देता है कोर्ट के अंदर। तो ये बायर की तरफ से सेलर के ऊपर है 10,000 का। अब दिस विल बी रिगार्डेड एज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, इसको हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के तौर पे बिजनेस के अंदर लेके आएंगे टू द सेलर के लिए अनटिल द बायर रिसीट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। अब कोर्ट का ऑर्डर कल को बायर के हक में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि सेलर की वो लाइबिलिटी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी से मेन लाइबिलिटी में चली जाएगी। अब एक बात में रखिएगा कि यही जो हम एक तरफ किसी की इनकम होती है तो दूसरी तरफ किसी का एक्सपेंस होता है, तो सेम वे से एक तरफ अगर किसी की लाइबिलिटी है तो दूसरी तरफ किसी का एसेट भी बनता है, या एक तरफ किसी का एसेट है तो दूसरी तरफ किसी की लाइबिलिटी भी बनती है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में काउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो इसके बाद द बायर, इसके साथ एक एसेट जनरेट हो गई एक और टर्म कॉन्टीजेंट एसेट। तो कॉन्टीजेंट एसेट का मतलब यही जो चीज़ है ये बायर के पॉइंट ऑफ के लिहाज से कॉन्टीजेंट एसेट बनेगा अगर बायर के केस हक में हो जाता है। सेलर के लिए ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बन जाएगी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ की अब हम बोथ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, इनको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते जी। इनकी मतलब काउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कॉन्टीजेंट एसेट और पार्ट 1 वाले बच्चे आप परेशान नहीं होना क्योंकि ये आपकी जस्ट नोट के तौर पे आएगी, लेकिन आपका कंसेप्ट, क्योंकि आज हम लाइबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने चाहा कि लाइबिलिटीज़ के अंदर जो चीज़ आ सकती है उसको भी हम डिस्कस कर लें। इसमें आपने परेशान नहीं होना, चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। कॉन्टीजेंट एसेट और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की जो ट्रीटमेंट है, बोथ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बैलेंस करते हैं। एसेट और लाइबिलिटीज़ से हमें बैलेंस शीट के अंदर अपने बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन चेक करने का मौका मिलता है। दे आर जनरली मेंशन इन द बैलेंस शीट एज अ नोट, इसको हम बैलेंस शीट में बतौर नोट लिख देते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होता उसको बतौर एसेट या लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर मेंशन नहीं करते, बल्कि बैलेंस शीट के बाद हम एक नोट के तौर पे इसको नोट करते हैं। आखिरी बात आज की, जो जैसे कि हम जो भी टर्म पढ़ते हैं, क्योंकि काउंटिंग ने डेबिट क्रेडिट तक महदूद रहना होता है, इसलिए डेबिट क्रेडिट के भी हमें जो चीज़ हम पढ़ें उसके बारे में हमें पता हो कि ये इसका कानून क्या है, इसका रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का। तो जैसा कि पहले हमने एसेट को पूरा कम्प्रीहेंसिवली जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एसेट के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हमने पढ़े थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एसेट नॉर्मली डेबिट होता है, जब बढ़ता है तो मज़ीद डेबिट होता है, जब उसमें कमी वाक़ई होती है तो वो क्रेडिट होता है। तो यही बात अगर आपने एसेट वाले लेक्चर के ऊपर अच्छे तरीके से आपने उसको सुना हुआ है तो इसमें लाइबिलिटीज़ का जो रूल होगा वो इसके उल्ट होगा, यानी जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स एसेट के लिए थे लाइबिलिटी में वही रूल उल्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एसेट नॉर्मली डेबिट होता था तो लाइबिलिटी नॉर्मली क्रेडिट होंगी। एसेट बढ़ने की सूरत में मज़ीद डेबिट होता था, लाइबिलिटी बढ़ने की सूरत में क्रेडिट होगी। एसेट कम होने की सूरत में क्रेडिट होता था जबकि लाइबिलिटी कम होने की सूरत में डेबिट होगी। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है लाइबिलिटी नॉर्मली क्रेडिट, व्हेन इंक्रीज जब लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा विल बी क्रेडिट, ये मज़ीद क्रेडिट हो जाएगी, एंड व्हेन डिक्रीज और जब लाइबिलिटी में डिक्रीज होगा लाइबिलिटी विल बी डेबिट। अब लाइबिलिटी के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो हम इसमें पढ़ चुके हैं, बिल पेएबल, नोट पेएबल, क्रेडिटर, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये काफ़ी सारी किस्में हमने डिस्कस की हैं। तो जो लाइबिलिटीज़ के अंदर हमने नाम पढ़े हैं तो वो बतौर एग्जांपल आप लाइबिलिटी के तौर पे याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर। आज के लेक्चर में हमने लाइबिलिटीज़ को पढ़ा, पिछले लेक्चर में हमने एसेट्स को पढ़ा था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अंदर हम इनकम और एक्सपेंसेस यानी दोनों एलिमेंट्स को पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।